नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर मैं हेमंत जांगेड़ एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा में अपन ने चर्चा कर ली थी व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में और व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में, और हमने पढ़ भी लिया था कि अध्ययन की सरलता हेतु अपन मोटे तौर पर अपन 3 भागों में बांटते हैं: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद में अपन ने व्यंजनों का वर्गीकरण किया था कि व्यंजनों का वर्गीकरण मूलतः 2 भागों में, उच्चारण स्थान के आधार पर और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। और अपन सबसे पहला जो नंबर 1 पार्ट था उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उसको अपन पढ़ चुके थे। तो बात करेंगे दोस्तों पार्ट नंबर 2, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर या उच्चारण के प्रयास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो चलते हैं दोस्तों आगे। नंबर 2 पार्ट आता है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। नंबर 2, उच्चारण प्रयत्न के, इसे उच्चारण के आधार भी बोल सकते हैं, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और इस आधार पर अपन चर्चा करें तो हमने देखा था दोस्तों, उच्चारण प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, अर्थात उच्चारण के प्रयास के आधार पर अपन ने इनको 2 भागों में बांटा था। नंबर 1 था आभ्यंतर प्रयत्न और नंबर 2 था बाह्य प्रयत्न। नंबर 1 था आभ्यंतर प्रयत्न और नंबर 2 था बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन किस पर? आभ्यंतर प्रयत्न पर। आभ्यंतर का मतलब आंतरिक भाग से और बाह्य का मतलब बाहरी भाग से। अर्थात सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं कौन से भाग पर? आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सुने दोस्तों, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 पर चर्चा करेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो नंबर 1 पार्ट आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे कि उच्चारण के आधार पर या आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर इन व्यंजन वर्णों को 8 भागों में बांटा गया है। अपन बात करेंगे वाक्य की, तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो सीधी सी बात अपन तो यहाँ बात कर रहे हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो हमने कहा 8। वो कौन कौन से हैं उन पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों अपना स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहले आता है स्पर्शी व्यंजन। फिर आता है नंबर 2 पर संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, इनके बारे में अपन देख चुके हैं पहले भी। फिर इसके बाद नंबर 3 पर आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। फिर आता है नंबर 4 पर अपना नासिक के व्यंजन। फिर आता है नंबर 5 पर अपना संघर्षहीन व्यंजन। फिर आता है नंबर 6 पर अपना प्रकंपित, जिसे अपन यूँ कहें लुंठित के नाम से भी जाना जाता है, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। फिर आता है अपना नंबर 7 पर पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। और फिर आता है नंबर 8 पर अपना ताड़न जात या जिसे अपन उत्क्षिप्त व्यंजनों के नाम से भी जानते हैं। अब सुने दोस्तों, इन 8 के बारे में अपन मोटी मोटी सी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्पर्शी व्यंजनों की। हमने कहा स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मुखावयव को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्शी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मुखावयव को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्शी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। या यूँ कहें दोस्तों कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है उन्हें स्पर्शी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों सुनना, यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या के बारे में। तुम कहेंगे कि यहाँ पर जो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है वो केवल कितनी है? 16। तुमने कहा स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 16। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं। हम कहेंगे कि यहाँ पर कि क वर्ग के कितने वर्ण? 4 वर्ण।
क वर्ग के कितने वर्ण, 4 वर्ण। फिर उसके बाद में अपन च वर्ग को छोड़ देंगे, फिर हम कहेंगे ट वर्ग। ट वर्ग के भी कितने वर्ण, 4 वर्ण। त वर्ग के भी कितने वर्ण, 4 वर्ण। फिर आएगा प वर्ग, और प वर्ग के भी कितने वर्ण, 4 वर्ण। अब देखो दोस्तों, क वर्ग के 4, क ख ग घ। ट वर्ग के ट ठ ड ढ। त वर्ग के त थ द द। और प वर्ग के प प ब भ। तो चौको चौको, दो चौको 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी आ गई, 16। इन्हें शुद्ध स्पर्शी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, शुद्ध स्पर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इन स्पर्शी व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण और च छ ज झ ये 4 वर्ण नहीं आते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या, शुद्ध स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी आ गई, 16। इसमें क ख ग घ, त ठ ड ढ, त थ द द और प फ ब भ आते हैं। इन पर अपन ने चर्चा कर ली है। फिर दूसरा आता है दोस्तों संघर्षी व्यंजन। दूसरा कौन सा आता है, संघर्षी व्यंजन। अर्थात यूँ कहें कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मुखावयव को निकट तो जाती है लेकिन स्पर्श नहीं करती है, और वह जो जगह बसती है जिसके बीच में से प्राणवायु रगड़ खा के या दब करके बाहर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। सीधी सीधी बात करें दोस्तों तो हम यूँ कहेंगे कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, रगड़ खाकर बाहर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। और जहाँ रगड़ पैदा हो जाती है वहाँ गर्माहट आ जाती है, इस कारण इन्हें गर्म व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें उष्म व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, उष्म व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन कौन से होते हैं, तीनों तो सकार, देखो स, फिर दूसरा है स, फिर है स, और फिर आता है हकार। तो ये संघर्षी या उष्म व्यंजन या गर्म व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से, स और ह। फिर आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अर्थात ऐसे व्यंजन जो स्पर्शी भी हैं और संघर्षी भी होते हैं, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी। तो हम चर्चा कर चुके थे कि 4 चोर बड़े चालाक थे। 4 चोर बड़े चालाक थे जो पहले स्पर्श करते थे, उसके बाद उनका क्या होता था, संघर्ष प्रारंभ होता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन ने क वर्ग के बाद में च वर्ग को छोड़ दिया था, तो वो जो च वर्ग के 4 वर्ण हैं, उन च वर्ग के 4 वर्णों को अपन किस नाम से जानेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के नाम से। कौन कौन से थे, च, ये थे च, छ, ज और झ। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे व्यंजन जो स्पर्शी भी होते हैं और संघर्षी भी होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। आगे आता है नासिक के व्यंजन। नासिक के, सीधा कहें कि जिनके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है या जिनके उच्चारण में प्राणवायु का या हवा का अंश सबसे ज़्यादा नाक से बाहर निकलता है, उन्हें नासिक के व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। और हम कहें कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है, नासिक के कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है, नासिक के कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। और इन प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण पर यदि बात कर ली जाए तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या आ जाता है, ङा, या, ना, ना, मा। ङा, या, णा, ना और यमा, ये सब क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। फिर इसके बाद में आता है दोस्तों अपना संघर्षहीन। अर्थात जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं होता है, जो संघर्ष से हीन है, वह संघर्षहीन कहलाते हैं। अपन ने चर्चा की थी इन पर, य और व, अंतस्थ की श्रेणी में जो आते हैं य और व। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राणवायु या जिह्वा को बिना किसी बाधा के, प्राणवायु बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है, या जिनके उच्चारण में किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, जिह्वा को कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ती है, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षहीन व्यंजन। अर्थात इनका उच्चारण स्वरों के समान होता है और स्वरों के समान उच्चारण क्षमता रखने के कारण इन्हें अर्ध स्वरों के नाम से भी जाना
जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अर्ध स्वरों के नाम से। क्यों जाना जाता है? क्यों? क्योंकि ये उच्चारण क्षमता किसके समान रखते हैं? स्वरों के समान रखते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? य और व। बात समझ में आ गई होगी। अर्थात इनके उच्चारण में किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होता, जबकि और व्यंजनों के उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है। तो प्रत्येक व्यंजन जितने भी हैं उनमें से 2 व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता है। इस कारण इन्हें संघर्षहीन व्यंजनों के नाम से जाना जाता है और इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो दोस्तों आगे चलें तो एक चीज़ निकल कर आती है कि ये संघर्षहीन व्यंजन हैं। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि जितने भी स्वर है वह सारे के सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों? संघर्ष से हीन कहलाएंगे। अर्थात स्वरों के उच्चारण में किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ये 2 ही व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं होता है। बाकी जितने भी व्यंजन हैं उन सब के उच्चारण में क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। तो हमने सीधा कहा कि स्वरों के समान उच्चारण क्षमता रखने के कारण इन्हें अर्ध स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया अपना य और व। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला आता है प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित या लुंठित ये कौन सा होता है दोस्तों? र। प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा होता है? र। कैसे? कि अर्थात जिसके उच्चारण में जिह्वा घर्षण करती है। र। अर्थात जिसके उच्चारण में जिह्वा मूर्धा के घर्षण करती है उन्हें प्रकंपित या लुंठित व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। कैसे? हम कहेंगे कि लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण ध्वनि लुढ़कती रहती है, रुकती नहीं है, उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। और लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना। इसी कारण इसे लुढ़कने वाले व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लुढ़कने वाले व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। प्रकंपित क्यों कहा जाता है? प्र का मतलब होता है विशेष या आगे, और कंपन का मतलब कंपन। अर्थात इसके उच्चारण में विशेष प्रकार का कंपन होता है। इस कारण इसे प्रकंपित या कंपन जात के नाम से भी जाना जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि इसके उच्चारण में जिह्वा जो है वो घर्षण करती है मूर्धा के। तो जो उच्चारण होता है वो होता है र। अर्थात इसके उच्चारण में कंपन होता है। इस कारण इसे प्रकंपित या कंपन जात के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है अपना पार्श्विक व्यंजन। सुनना दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? अपना ल। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? अपना ल। कैसे? इस पर भी चर्चा करते हैं दोस्तों। पार्श्विक व्यंजन है अपना ल। अपन बात करें पार्श्विक की तो पार्श्विक जो शब्द बनाए वो बनाए पार्श्व से, और पार्श्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बगल या यूं कहें किनारा। बगल या किनारा। पार्श्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बगल या किनारा। अर्थात जब अपन ल का उच्चारण करते हैं तो अपनी जिह्वा जो है वो मूर्धा के टच हो जाती है, और जो अपनी प्राणवायु है वो जिह्वा के दोनों तरफ से या दोनों बगलों से बाहर निकलती है। इसी कारण इसे पार्श्विक व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पार्श्विक व्यंजनों के नाम से। क्योंकि पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल या किनारा। अर्थात यूँ कहें जिह्वा के दोनों बगलों से वायु के बाहर निकलने के कारण इसे बगलीय या बगलीय वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्व का मतलब होता है बगल या किनारा। अर्थात इसके उच्चारण में जो प्राणवायु है वह जिह्वा के दोनों बगलों से या किनारों से बाहर निकलती है। इसी कारण इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और पार्श्व का अर्थ होता है बगल या किनारा, और जिह्वा के दोनों बगलों से प्राणवायु के बाहर निकलने के कारण इसे बगलीय या बगलीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों अपना ताड़न जात या उत्क्षिप्त। सुनना इसके बारे में। उत्क्षिप्त अर्थात उठाकर फेंका गया। यूँ कहें कि इनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर की ओर जाती है और एकदम झटके से नीचे की ओर आती है। इसी कारण इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ऐसा लगता है कि उठाकर फेंका जा रहा है, इस कारण इन्हें फेंके हुए व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? फेंके हुए व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे बात करें, बिजली के समान गति होने के कारण इन्हें ताड़न जात के नाम से भी जाना जाता है। बिजली के समान गति होने के कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ताड़न जात के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें नव विकसित व्यंजनों के नाम से, अर्थात हिंदी में ये विकसित किए गए हैं, मूल भाषा जो थी वहाँ नहीं थे, वहाँ से विकसित किए गए हैं।
हिंदी में इस कारण इन्हें नवविकसित व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे के सारे कौन से हैं? ताड़न जात कह सकते हैं इन्हें, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कह सकते हैं, इन्हें नवविकसित व्यंजन कहते हैं और 2 गुण रखते हैं, इस कारण इन्हें द्विगुणी के नाम से भी जाना जाता है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर द्विगुण कह सकते हैं, इन्हें फेंके हुए व्यंजन कह सकते हैं, इन्हें नवविकसित व्यंजनों के नाम से भी जाना जा सकता है, इन्हें ताड़न जात के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे के सारे कौन से होते हैं? ड और ड, ड और ड। देखो ड और ड, ये दोनों कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ताड़न जात कह सकते हैं, उत्क्षिप्त कह सकते हैं, द्विगुण कह सकते हैं, फेंके हुए व्यंजन कह सकते हैं और नवविकसित व्यंजन कह सकते हैं। तो दोस्तों अपन ने आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर इन 8 व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया तो अपना नंबर 1 पार्ट अपना समाप्त होता है। ध्यान रखेंगे स्पर्शी 16 होते हैं, संघर्षी जिन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं सह होते हैं, स्पर्श संघर्षी च ज 4 चोर बड़े चालाक थे। फिर नासिक के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है मायणा नमा। संघर्षहीन या जिन्हें अर्ध स्वरों के नाम से जाना जाता है य और व होते हैं। प्रकंपित अर्थात जिनके उच्चारण में विशेष कंपन होता है, ये लुढ़कने वाले व्यंजन कहलाते हैं र। और पार्श्विक व्यंजन ल होता है, इन्हें बगलीय व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। और फिर आता है ताड़नजात या उत्क्षिप्त या द्विगुण फेंके हुए व्यंजन और नवविकसित व्यंजन, ये कौन से हैं? अड और अड। ये सारा का सारा अपन ने पार्ट नंबर 1 देखा। आप चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं इसके बाद अपन पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 अपन ने नंबर 1 पढ़ा है आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, और नंबर 2 आता है दोस्तों अपना बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। नंबर 2 पार्ट अपना बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। सुनना दोस्तों, नंबर 2 पार्ट है बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। और बाह्य प्रयत्न अर्थात बाहरी प्रयास की बात की जाए तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। सुनना, नंबर 1 है अपना प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। और नंबर 2 आता है दोस्तों घोष या यूं कहें स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो हमने कहा बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, प्राणवायु के आधार पर और दूसरा है घोष या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। सबसे पहले अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे अपन चर्चा प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, और इसके अंतर्गत अपन स्वर और व्यंजन दोनों का ही वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो सुनना दोस्तों, सबसे पहले जो आता है वो आता है पार्ट नंबर 1 प्राणवायु के आधार पर। प्राण वायु या यूं कहें मुंह से निकलने वाली वायु के आधार पर, ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राण वायु के आधार पर या मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर। क्यों? क्योंकि जब भी अपन उच्चारण करते हैं तो ध्वनि या वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उनके साथ अपनी प्राण वायु भी बाहर निकलती है। तो हम कहेंगे प्राण वायु के आधार पर या मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर। तो अपन सीधा लिख देते प्राण वायु के आधार पर। सुनना दोस्तों, बहुत काम की चीज़ें है। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु की यदि बात करते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे कि प्राणवायु के आधार पर भी इनको 2 भागों में बांटा गया है। देखो सुनना, प्राणवायु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, और नंबर 2 है महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए दोस्तों, यदि इस पर चर्चा करें तो हमने कहा कि ये 2 के मेल से बना है अल्प प्लस प्राण। देखो अल्प धन प्राण और ये बना है महाधन प्राण। समझना दोस्तों बात को, यहाँ आगे जुड़ा हुआ है अल्प और यहाँ आगे जुड़ा हुआ है महा, एक विशेषण के रूप में। अल्प की यदि बात करें तो हमने कहा अल्प का मतलब होता है कम, जरा सा, न्यून, थोड़ा, जबकि महा का मतलब होता है अधिक, ज़्यादा या बड़ा। हमने कहा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में
वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, या यूं कहें मुख से कम प्राणवायु बाहर निकलती है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। जबकि हम कहें वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से ज़्यादा प्राणवायु निकलती है, वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो हम सीधा कहेंगे दोस्तों, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। जबकि वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, वो कौन से वर्ण कहलाते हैं दोस्तों? महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अब इनका डिवाइडेशन करते हैं दोस्तों। चर्चा करें तो हम 11 स्वरों पर चर्चा कर चुके हैं और 33 व्यंजनों पर भी चर्चा कर चुके हैं। उन्हीं का अपन को यहाँ क्या करना है? डिवाइडेशन करना है। सुनना, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन अल्प प्राण की। अल्प प्राण की दोस्तों सीधे सीधे बात कर रहा हूँ और ट्रिक पर लेकर आ रहा हूँ आपको कि यहाँ पर कौन कौन से वर्ण वगैरह आते हैं। सुनना दोस्तों, हमने कहा कि अल्प प्राण की ट्रिक होती है सभी स्वरित अल्प प्राणियों के लिए, सभी स्वरित अल्प प्राणियों के लिए 135 मण अनाज की आवश्यकता होती है। सभी स्वरित अल्प प्राणियों के लिए 135 मण अनाज की आवश्यकता होती है। देखो, सभी स्वरित अल्प प्राणियों से बन जाएगा। ये ट्रिक किसकी है दोस्तों? अल्प प्राणी की है। यह ट्रिक किसकी है? अल्प प्राणी की। अब बात करते हैं अल्प प्राणियों के लिए 135 वर्ण 1, 3, 5, अर्थात ये क्या सूचित कर रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये किस में आ गया? अल्प प्राण में। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अनाज की आवश्यकता, यहाँ से लेंगे अपन ये प्रत्यार और ये प्रत्यार के पूरे वर्ण य, र, ल, व। देखो, तो अपन ने यहाँ इनको भी लिख दिया य, र, ल और व, य, र, ल, व। और फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन सभी स्वरित। तो सभी स्वरित का मतलब क्या बन जाएगा दोस्तों? सभी स्वर। देखो, तो हमने कहा कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, व और सभी स्वर। ये सब किस में आते हैं? अल्प प्राण में ही आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? अल्प प्राण में आते हैं। अब सुनना दोस्तों, अल्प प्राण में आते हैं अर्थात इनके उच्चारण में कम प्राणवायु बाहर निकलती है या कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। ये पहला, तीसरा और पांचवे का मतलब समझ गए होंगे। अपन ने 5 प्रकार के वर्ग पढ़े थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो 5 प्रकार के वर्ग पढ़े थे दोस्तों, तो हमने कहा था कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। तो हमने कहा कि पहले में 5, तीसरे में 5 और पाँचवें में भी 5, अर्थात 15 तो ये हो गए, 16, 17, 18, 19 और 19 में 10 जोड़े तो 29 और एक स्वर और भी तो कितने हो गए? 30, अर्थात 11 तो स्वर हो गए। फिर 4 ये व्यंजन, 11 और 4 15 और 15 15 कितने हो गए? 30। तो ये अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी आ गई? 30। तो हमने कहा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। फिर बात करते हैं महाप्राण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, वो कौन से कहलाते हैं? महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो इनके बाद जो भी बचे, लेकिन फिर भी अपन ट्रिक पर बात करते हैं। इसकी ट्रिक है कि महान ऋषि बनने में 24 साल लगते हैं। महान ऋषि बनने में 24 साल लगते हैं। ठीक है दोस्तों, शुद्ध पर ना जाए, मैंने जानबूझ के लिखा है ये साल यहाँ पर गलत, अपन को समझना है। महान से बन जाएगा, ये ट्रिक किसकी है? महाप्राण वर्णों की। महान से बन जाएगा किसकी है? महाप्राण वर्णों की। और बात भी सही है कि महान ऋषि बनने में कितने साल लगते हैं? 24 साल। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पैदा होते उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, उसे संसार में लाया ही नहीं जाए, तो वो 24 साल में क्या बन जाएगा? महान बन सकता है, महान ऋषि बन सकता है। क्योंकि बिगड़ने की जो उम्र है वो 24 के पहले पहले ही है। 24 के पहले पहले जो बिगड़ा वो बिगड़ गया, उसके बाद कुछ हो भी नहीं सकता। आपको ही पता है बिल्कुल। बनने में 24 साल लगते हैं, तो 24 यहाँ से लेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्लस इसके बाद आता है साल, और साल से लेंगे अपन स प्रत्यार, और स प्रत्यार के वर्ण स और ह। देखो दोस्तों, ये स और ह,
ये कौन से वर्ण हो गए? महाप्राण वर्ण हो गए। तो हमने कहा महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का। दूसरा और चौथा, खचट तप गजड़ दब स स और ह, ये कौन से वर्ण आ गए? महाप्राण वर्ण आ गए। अब देखना दोस्तों, वह प्रश्न पूछता है कि प्राणवायु के आधार पर वर्णों की संख्या है, तब भी आंसर 44 ही है। और वो पूछे कि प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण वर्णों की संख्या है, तो दोस्तों कितनी आ जाएगी कि 11 तो स्वर है और ये 15 और 4 19 व्यंजन हैं, तो 19 और 11 सीधे कितने हो जाते हैं? 30। तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? यहाँ पर 30 आ गई। जबकि इधर बात करें महाप्राण वर्णों की संख्या पर कि महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 2 और 4 बराबर कितने हो गए? 10। इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो ये 10 और इनमें जोड़े कितने? 4, तो 10 4 कितने हो गए? 14। तो महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 14 आ गई। और 30 + 14 बराबर कितने हो जाते हैं? 44 ही हो जाते। तो हमने कहा कि प्राणवायु के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी? 44। पूछे प्राणवायु के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। चलते हैं दोस्तों आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं अपन नंबर 2 की। नंबर 2 सुनना दोस्तों, नंबर 2 था अपना घोष, या यूं कहें स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। नंबर 2 पार्ट अपना है कि घोष या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, घोष या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्गीकरण। और इसको भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान से देखना। नंबर 1 है अघोष और नंबर 2 है सघोष। नंबर 1 है अघोष और नंबर 2 आता है सघोष। इस सघोष को अपन घोष के नाम से भी जानते हैं, वो अलग बात है। सुने, अघोष, इस पर यदि अपन चर्चा करें दोस्तों तो हम कहेंगे अ का जो अर्थ लेते हैं अपन वो होता है नहीं, नहीं। और घोष का मतलब अपन सीधा किससे लेते हैं? कंपन से। हमने कहा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं, जबकि वे वर्ण जिनके उच्चारण में साथ, स का मतलब साथ या सहित, और घोष का मतलब क्या होता है? कंपन, जिनके उच्चारण के साथ में या जिनके उच्चारण सहित क्या होता है? कंपन होता है, उन्हें किस नाम से जानते हैं? सघोष के नाम से जाना जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे अघोष कहलाते हैं, जबकि वे वर्ण दोस्तों जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। इस पर भी अपन ट्रिक से स्टार्ट करते हैं कि अघोष की यदि चर्चा की जाए तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसकी ट्रिक हमने देखी कि 12 साल का विश्राम अघोषित, 12 साल का विश्राम अघोषित। सुनते रहिएगा दोस्तों, हमने कहा कि 12 साल का विश्राम अघोषित। यहाँ से अपन ट्रिक को निकाला कि 12 साल का विश्राम अघोषित। अघोषित से बन जाएगा दोस्तों ट्रिक किसकी है? अघोष की। अघोषित से बन जाएगा किसकी ट्रिक है? अघोष की ट्रिक है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों इस पर। तो हमने कहा कि 12 से लेंगे अपन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। साल, मैंने यहाँ पर भी जानबूझकर गलत लिखा है साल, आप अदर वे में न ले जाएं। और यहाँ से लेंगे अपन स प्रत्यार, और स प्रत्यार के वर्ण कौन कौन से? स और स। केवल यहाँ पर अपन 3 ही वर्णों को लेंगे दोस्तों, ह जो है उसे उधर लेकर चलेंगे। तो हमने कहा 12 साल का विश्राम अघोषित। तो हमने कहा कि यदि संसार में 12 साल का विश्राम अघोषित कर दिया जाए तो इस संसार में क्या मचेगा? हल्ला। देखो, हमने कहा यदि संसार में 12 साल का विश्राम अघोषित कर दिया जाए, जैसे मान लो नरेंद्र मोदी रात के 8 बजे कह दे, भाइयों और बहनों आज रात से ही भारत देश में क्या किया जाता है? 12 साल का विश्राम अघोषित किया जाता है। तो इस संसार में क्या मचेगा दोस्तों? हल्ला। और हल्ला के क्या लगेगा?
हल्ला। तो जो ही हल्ला के ठल्ला लगेगा, हल्ला इधर से किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो यहाँ का जो हल्ला था वो किधर चला गया है, उधर चला गया। अर्थात स प्रत्याहार के जो वर्ण थे स स स और ह, तो हल्ला हो गया क्योंकि विश्राम क्या हो चुका है, अघोषित हो चुका है। इसी कारण हल्ला के क्या लगा दिया गया, ठल्ला। और हल्ला के इधर से लगा ठल्ला, तो हल्ला किधर आ गया, इधर आ गया। तो यहाँ केवल कितने बचे, स स और स। तो अघोष वर्णों की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अर्थात कच ट तप ख च ट तप और स स स, ये कौन से कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। सघोष की बात करें तो इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। सुनना दोस्तों, इसकी ट्रिक पर अपन चर्चा करें तो हम कहेंगे इसकी ट्रिक है कि 345 यण हैं स्वर सहित घोषित। 345 यण हैं स्वर सहित घोषित। 345 यण हैं स्वर सहित घोषित। घोषित से लेंगे अपन ट्रिक किसकी है, सघोष की। साथ है तो सघोष की कितने यण, 345। 345 का सीधा मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस इसके बाद में य। इस य से लेंगे ये प्रत्याहार के पूरे वर्ण य र ल और व। और इधर हल्ला के क्या लग गया था, ठल्ला, तो इसे भी कहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे। भले आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ से क्या ले लेंगे अपन ह। और उसके बाद में आता है स्वर सहित, और स्वर सहित का मतलब सभी स्वर, ये भी किस में आ जाएंगे दोस्तों, सघोष में ही आ जाएंगे सभी स्वर। देखिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि सघोष वर्णों की संख्या। और सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अर्थात गजड़ दब नमा य र ल व ह और सभी स्वर, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, सघोष के नाम से जाने जाते हैं। अब बात आती है कि अघोष वर्णों की संख्या, तो बात वही है 1 2 और कितने हो जाएंगे 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13। तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 13 आ जाएगी। और यदि बात की जाए सघोष वर्णों की संख्या पर तो 3 4 5 बराबर हो गए 15, 1 2 3 4 5 बराबर ये 5, तो 15 और 5 कितने हो गए दोस्तों 20, और स्वर कितने हैं 11, तो 20 और 11 कितने हो जाते हैं 31। तो सघोष वर्णों की संख्या कितनी आ चुकी है, 31 आ चुकी है। जबकि अघोष वर्णों की संख्या कितनी आ चुकी है, 13 आ चुकी है। अब देखो प्रश्न जो बनाएगा वो कैसे बनाता है। यदि मान लो पूछता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों की संख्या, तो 44 होगी। यदि मान लो पूछे स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। लेकिन यदि मान लो ऐसा पूछता है कि अघोष स्वरों की संख्या कितनी है, तो फिर प्रश्न ऐसे बनता है कि अघोष स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपको लगता है कि सारे कि स्वर जो है वो अघोष होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे स्वर ही क्या होते हैं, सघोष होते हैं। यदि मान लो पूछता है कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये देख लो कितने हो गए 13। यदि मान लो पूछे कि अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब भी कितनी है 13 ही है। और यदि मान लो दोस्तों पूछता है कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम कह सकते हैं आराम से कितनी है 31। लेकिन यदि वो पूछे कि सघोष स्वरों की संख्या कितनी है, तो फिर आंसर अपना क्या आ जाएगा 11, क्योंकि सारे के सारे स्वर ही क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और यदि वो व्यंजनों के बारे में पूछ ले दोस्तों कि सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये 15 और ये 5 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो चुका है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर अपन इनको कितने भागों में बांट लेते हैं दोस्तों, 2 भागों में बांट लेते हैं, अघोष और सघोष। अघोष वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्णों के नाम से जाना जाता है। जबकि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, सघोष वर्णों के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक तो अपन ने दोस्तों क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। आगे चर्चा करते हैं अपन दोस्तों हाँ तो दोस्तों चलते हैं आगे। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि घोष या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्गीकरण 2 भागों में अघोष और सघोष। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं आगे। ये तो अपन ने जो अपने वर्ण थे स्वर और व्यंजन, उन पर अपन ने चर्चा कर लिए। अब दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जो और भी वर्ण जो प्रचलन में हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, जो बचे हुए हैं। तो सुनना दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है अपना, वह है हिंदी के अन्य वर्ण।
वह है हिंदी के अन्य वर्ण। हिंदी के अन्य वर्ण, इस पर चर्चा करेंगे, हिंदी के अन्य वर्ण। और सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं दोस्तों अयोगवाह की। अयोगवाह, सुनना दोस्तों, अयोगवाह पर अपन चर्चा करते हैं कि अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो हमने कहा कि ये होते हैं अंग और अह। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। और इन्हें यदि अपन नाम दें तो अपन इन्हें अनुस्वार और इसे अपन किस नाम से जानते हैं? विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। अनुस्वार और विसर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। सुनना दोस्तों, अयोगवाह, इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं। हमने कहा था अ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जुड़ना या जुड़ाव, और वाह का मतलब अपन लेते हैं वहन। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका वहन जुड़ करके नहीं होता है। और किसके साथ नहीं होता है? व्यंजनों के साथ। अर्थात ऐसे वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ जिनका जुड़कर वहन नहीं होता है, उन्हें अयोगवाह वर्णों के नाम से जाना जाता है। अर्थात यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो न तो स्वरों में गिने जाते हैं और न ही व्यंजनों में, अयोगवाह कहलाते हैं। लेकिन इसके शाब्दिक विच्छेद की यदि बात करते हैं तो निकलता है कि ऐसे वर्ण जो जुड़ करके वहन नहीं होते हैं, किसके साथ वहन नहीं होते हैं? व्यंजनों के साथ, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। और ये अयोगवाह जो होते हैं वो है अंग और अह। इस अंग को अपन अनुस्वार के नाम से जानते हैं और इस विसर्ग अह को अपन किस नाम से जानते हैं? विसर्ग के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर जो आते हैं, इससे क्या क्या संबंधित चीज़ें हैं उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सुनना, हमने कहा कि इनका जुड़ाव स्वरों के साथ नहीं होता है। इनका जुड़ाव केवल और केवल किसके साथ होता है? इनका जुड़ाव व्यंजनों के साथ नहीं होता है। इनका जुड़ाव किसके साथ होता है? स्वरों के साथ ही होता है। अर्थात अपन लिख सकते हैं कि इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ में नहीं होता है। किसके साथ में होता है? स्वरों के साथ में होता है। अपन लिख सकते हैं कि इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ में नहीं होता है। इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ में होता है। या यूं कहें कि ये स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है। या यूं कह सकते हैं ये स्वरों के साथ में ही प्रयुक्त होते हैं। और दूसरी चीज़ पर यदि अपन चर्चा करें तो इनकी कितनी मात्राएं मानी जाती है दोस्तों? तो इनकी कितनी मात्राएं होती है? 2 मात्राएं होती है। इनकी 2 मात्राएं होती है। इनकी कितनी मात्रा होती है दोस्तों? 2 मात्रा होती है। इसका साइन अपन जो लेते हैं कितनी मात्राओं से लेते हैं दोस्तों? 2 मात्राओं से इनका साइन अपन लेते हैं। तो 2 चीज़ें अपन ने यहाँ देखी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऐसे वर्ण जिनका जुड़ करके वहन नहीं होता है, किनके साथ में? व्यंजनों के साथ में, वो अयोगवाह कहलाते हैं। और इनकी संख्या जो है वो कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। कौन कौन सी? अंग और अह। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 चीज़ें अपन ने देखी है कि इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ में नहीं होता है। इनका प्रयोग हमेशा किसके साथ में होगा? स्वरों के साथ में होगा। अर्थात ये व्यंजन वर्णों के साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये केवल और केवल स्वरों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। और दूसरी चीज़ अपन ने देखी कि इनकी जो मात्राएं हैं वो कितनी मात्रा होती है? इनकी 2 मात्रा होती है। तो चीज़ समझ में आ गई होगी। ये अपन ने क्या देखा दोस्तों? अयोगवाह देखा। आगे बात करते हैं अपन दोस्तों संयुक्ताक्षर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा आता है दोस्तों संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षरों पर यदि अपन चर्चा करें तो अपन कहेंगे ऐसे अक्षर जो संयुक्त रूप से आए हैं। संयुक्ताक्षर की अपन चर्चा करेंगे तो हम यूँ कहेंगे कि वे वर्ण जिनमें 2 व्यंजन और स्वर होता है, उन्हें अपन संयुक्ताक्षर के नाम से जानते हैं। उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? संयुक्ताक्षर के नाम से जानते हैं। तो हमने कहा संयुक्ताक्षर। सुनना दोस्तों, संयुक्ताक्षर
की संख्या के यदि बारे में चर्चा की जाए तो कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इसका जो उच्चारण है दोस्तों, शुद्ध उच्चारण होता है ज, लेकिन एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें भी इसको ज्ञ लिख रखा है, वो गलत है दोस्तों। उच्चारण जो देखा जाए वो केवल बोलचाल में अपन प्रयोग में ले आए हैं, इस कारण ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन यदि इसके शुद्ध उच्चारण की बात करते हैं तो इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है वो ज से होता है, क्योंकि ये बना है ज दन या दन अ से मिलकर बना होता है। हमने कहा कि वे वर्ण जो 2 व्यंजन और एक स्वर के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्ताक्षरों के नाम से जाना जाता है, संयुक्त व्यंजन वर्णों के नाम से जाना जाता है। या यूँ कहें कि वे वर्ण जो 2 असमान व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनना दोस्तों कि कैसे कैसे बनते हैं, इन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। सुने, हमने कहा कि क्ष, ये देखो, ये क धन स धन अ, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यदि ऐसा नहीं लिखें तो अपन डायरेक्ट इसका रूप लिख सकते हैं क धन स। इसका मतलब भी क्या हुआ दोस्तों कि क्ष को जब अपन ने तोड़ा, देखो इस क्ष को जब अपन ने तोड़ा तो यहाँ से निकल गया क और स में क्या मिला हुआ है? अ। तो अपन चाहे तो क धन स धन अ भी लिख सकते हैं और अपन चाहे तो क धन स भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? इस स में क्या मिला हुआ है? यहाँ पर अ मिला हुआ है। लेकिन सुनना दोस्तों, इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं थोड़ी सी। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था पहले एक बार, ऐसा है कि पेपर में भी। सुनना, हमने कहा क्ष, जैसे मान लीजिए यदि प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन का वर्गीकरण या विच्छेद अपन करते हैं, जैसे लिखा आ जाए दोस्तों, ये है तो ये क धन स धन अ, ऐसे आ जाए दोस्तों, या ऐसे नहीं आकर ऐसे आ जाए क धन स धन अ, या दोस्तों ऐसे आ जाए कि क धन स धन अ, या दोस्तों ऐसे आ जाए कि क धन स धन अ। तो इसमें से पूछे कि इनका शुद्ध जो रूप है वो क्या होगा, तो फिर ये भी देखो दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो क भी आधा स भी आधा अपूरा, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ बात करें तो क पूरा है स आधा है अपूरा है, तो ये भी क्या है? गलत। और इसकी बात करें तो ये आधा है लेकिन ये पूरा है और ये भी पूरा, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? क धन स धन अ। तो इसका अपन ने क्या किया? ये वर्ण विश्लेषण किया। अब इनको विस्तार से देखते हैं अपन दोस्तों कि इनके उच्चारण भी क्या क्या होते हैं। तो हमने लिखा क्ष, सुनना दोस्तों, क्ष, इसका लिखेंगे अपन तो हमने लिखा क प्लस स प्लस अ। फिर लिखा अपन ने त्र त प्लस र प्लस अ। फिर लिखा अपन ने ज प्लस या प्लस अ। और फिर लिखा अपन ने स्र स प्लस र प्लस अ। ये अपन का इनका वर्ण विश्लेषण कर दिया। अपनी जो बात थी संयुक्ताक्षर की वो भी यही कह रही है कि वे वर्ण जिनमें 2 व्यंजन और एक स्वर होता है वो संयुक्ताक्षरों के नाम से जाना जाता है। तो 2 व्यंजन हैं और एक क्या है दोस्तों? यहाँ पर स्वर। सीधे भी कह सकते हैं वे वर्ण जो 2 असमान व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें व्यंजन वर्णों के नाम से जाना जाता है। अब यदि दोस्तों बात करें इनके उच्चारण स्थान की, कि क्ष का उच्चारण स्थान यदि क्ष कहाँ से बोला जाएगा, तो देखो हमने कहा अ को विसर्जनयाम कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। और फिर इधर भी ये भी कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। अब फिर बात आती है दोस्तों, बात आती है स की। तो हमने कहा ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात जो इनके उच्चारण स्थान है वह कंठ मूर्धा कंठ, अर्थात कंठ मूर्धा और कंठ से बोला जाता है। लेकिन यदि इनके प्रारंभिक की बात की जाए कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ मिल सकता है, तो फिर ये कहाँ से निकल कर आएगा? क से निकल कर के आएगा। कि अपन बात करें कि इसका स्थान कहाँ पर आएगा, तो इसका स्थान क के बाद में आएगा। सेम यहाँ भी यही कंडीशन हो जाएगी, ये जिससे होगा फिर ये जिससे होगा फिर ये जिससे होगा। इसी प्रकार अपन चर्चा कर चुके हैं। सारे के सारे क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों।
अगला आता है विकसित स्वर, जिसे कह सकते हैं नव विकसित के नाम से जिसे जाना जा सकता है, या फिर जिसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। सुनना दोस्तों, अगला है विकसित स्वर, या दोस्तों जिसे अनुनासिक भी कहते हैं, या यूँ कहें दोस्तों जिसे चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चंद्र बिंदु के नाम से भी जिसे जाना जाता है, वो कौन सा है? अपना अ। ये देखो दोस्तों, ये इसे विकसित स्वर भी कहते हैं, इसे अनुनासिक के नाम से भी जाना जाता है। अनुनासिक, आप बात करें अनुनासिक की, तुम कहें कि अनुनासिक का जो तत्सम रूप था वो क्या था दोस्तों? अनुनासिक का जो तत्सम रूप था वो क्या था? अनुस्वार। देखिए, अनुस्वार तो तत्सम रूप है, जबकि अनुनासिक क्या है? तद्भव रूप है। और तद्भव रूप है अनुनासिक। अनुनासिक का सिद्धार्थ अपन किससे लेते हैं? अपन दोस्तों चंद्र बिंदु से ही लेते हैं। तो इसे कह सकते हैं अपन विकसित स्वर, अर्थात जो मूल भाषा थी, मूल जो भाषा थी उसमें चंद्र बिंदु का कोई स्थान नहीं था। पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई थी अष्टाध्यायी, वहाँ पर केवल जो प्रयोग था वह अनुस्वार का प्रयोग था। मूल भाषा में केवल अनुस्वार का ही प्रयोग था, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं था। इस कारण आपने देखा होगा कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं वहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं होता है। ये बाद में भाषा वैज्ञानिकों ने सुविधा के अनुसार इसका प्रयोग किया, इसको विकसित किया। इसी कारण इसे विकसित स्वर के नाम से जाना जाता है, इसे अनुनासिक के नाम से जाना जाता है, और इसे चंद्र बिंदु के नाम से जाना जाता है कि यह चंद्र और चंद्र के ऊपर क्या लग रहा है? बिंदु लग रहा है। इसी कारण इसे विकसित स्वर, अनुनासिक या चंद्र बिंदु के नाम से भी अपन जानते हैं। तो आ गई होगी दोस्तों बात समझ में। चलते हैं अपन आगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला है ताड़न जात। इस पर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन इस पर थोड़ी बहुत चर्चा और भी करेंगे अपन। सुनना ध्यान से। आता है ताड़न जात, या जिसे उत्क्षिप्त के नाम से भी जाना जाता है। सुनना, उत्क्षिप्त जिसे कह सकते हैं, इसे ताड़न जात कह सकते हैं। इसे फेंके हुए व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। इसे नवविकसित व्यंजन भी कहते हैं। नवविकसित, इसे द्विगुण के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? द्विगुण के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनना दोस्तों, उत्क्षिप्त अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर की ओर जाती है और झटके से नीचे की ओर आती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उत्क्षिप्त व्यंजनों के नाम से जाना जाता है, या उत्क्षिप्त वर्णों के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करें कि ऐसा लगता है इनके उच्चारण में कि इनको उठाकर फेंका जा रहा है, इस कारण इन्हें फेंके हुए व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। बिजली के समान उच्चारण गति होने के कारण इन्हें ताड़न जात के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें, इनको हिंदी में विकसित किया है, इस कारण नव विकसित व्यंजन कहते हैं, क्योंकि मूल भाषा में नहीं थे। और फिर बात आती है द्विगुण, दो गुण रखने के कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? द्विगुण के नाम से भी जाना जाता है। आगे चर्चा करते हैं इन व्यंजनों के ऊपर कि इन्हें किस किस नाम से और जान सकते हैं। तो अपन इन्हें कह सकते हैं कि इन्हें विकसित ध्वनियाँ भी कहा जा सकता है, कि अर्थात ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनको क्या किया गया है दोस्तों? विकसित किया गया है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इनके प्रयोग की। तो हम कहेंगे कि जो ताड़न जात वर्ण हैं, ये जो उत्क्षिप्त वर्ण हैं, इन उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग स्वर रहित, अर्थात इन उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग स्वर रहित इन उत्क्षिप्त वर्णों को स्वर रहित नहीं किया जा सकता। अर्थात अपन जब वर्ण विश्लेषण की यदि बात करें तो इन पर यदि अपन चर्चा करेंगे तो इन वर्णों को स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। कैसे? सुनना दोस्तों, कि जो बात की जाए तो जो मूल भाषा में थे वो थे ये ड और ड, और इनके नीचे अपन ने क्या लगा दिया? उत्क्षिप्त चिन्ह लगा दिया। क्या लगा दिया दोस्तों? उत्क्षिप्त चिन्ह। तो ये क्या बन गया? ड और अड, ड और अड, अर्थात ये उत्क्षिप्त व्यंजन बन चुके हैं, ये उत्क्षिप्त वर्ण बन चुके हैं, ये ताड़न जात बन चुके हैं, ये नवविकसित या द्विगुण बन चुके हैं। तो हम कहेंगे इन वर्णों से स्वरों को अलग नहीं किया जा सकता। इन वर्णों से स्वरों को अलग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता दोस्तों? इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। हम कहें कि यदि मान लो ये एक चिन्ह तो ये रहा, और हम कहते हैं कि यदि किसी वर्ण में से स्वर को जब अलग किया जाता है तो उसे
क्या लगा दिया जाता है, हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये है क, अब इसमें से यदि स्वर को अलग करेंगे तो यहाँ हलंत चिन्ह लगेगा और इसमें से क्या निकल गया है, अर्थात स्वर निकल चुका है। लेकिन दोस्तों अपन यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि ये ऐसा करके और अपन यहाँ से किसको निकाल लें, अ को निकाल लें। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता, बात को समझना आप कि एक समय में एक ही स्थान पर दो चिन्हों का कभी भी प्रयोग हिंदी में नहीं होगा। बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि एक समय में और एक ही स्थान पर, समझना बात को, एक समय में और एक ही स्थान पर दो चिन्हों का प्रयोग हिंदी में नहीं हो सकता। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि ये जो ड है इसके नीचे एक चिन्ह तो ये लग रहा, उत्क्षिप्त चिन्ह, और यदि इसे आधा करते तो अपन को हलंत का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। लेकिन हिंदी में कहा गया है कि एक समय में एक स्थान पर दो चिन्हों का प्रयोग कभी भी नहीं हो सकता। इसी कारण इन वर्णों से स्वरों को अलग नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये उत्क्षिप्त वर्ण ताड़नजात, फेंके हुए, नवविकसित या द्विगुणी के नाम से जाते हैं। लेकिन ये जो वर्ण हैं इनसे अपन स्वरों को अलग नहीं कर सकते, इनके साथ स्वर हमेशा रहेंगे। और उसका अपन ने कारण भी देखा है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी में कहा गया है कि एक समय में एक स्थान पर दो चिन्हों का प्रयोग कभी भी नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो वह हिंदी क्या हो जाएगी, एक नए मोड़ पर आ जाएगी। इसी कारण इन वर्णों से अपन स्वर को अलग नहीं कर सकते। अब बात आती है इनके नियमों की कि इनके प्रयोग के क्या क्या नियम होते हैं दोस्तों। सुनना कि उत्क्षिप्त वर्ण या ताड़नजात जो है इनके प्रयोग के क्या क्या नियम होते हैं, इन पर भी अपन साथ के साथ चर्चा कर लेते हैं। सुनना दोस्तों, हमने बात की इनके बारे में। पहले नियम पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि हम कहते हैं कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। अर्थात ये जो दो वर्ण हैं ड और ड, इनका प्रारंभ कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, या यूँ कहें इनसे कभी भी कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। यदि ऐसा होता है दोस्तों तो शब्द ही क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो अपना पहला नियम इनके बारे में यूँ कहता है कि इनका प्रयोग, किनका दोस्तों, उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। शब्द के प्रारंभ में, जैसे मैं कहूँ कि शब्द है डमरू, और यदि मैंने ऐसा लगा दिया तो ये शब्द ही क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हमने कहा है कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, तो शब्द क्या ही है, गलत। तो शुद्ध शब्द क्या होगा दोस्तों, डमरू, ये सही है। हम बात करें ढोल, ढोल, और यदि अपन ने नीचे लगा दिया दोस्तों ये, तो ये शब्द भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपन ढोल ऐसे नहीं लिख सकते, ये ढोल, ये भी क्या है दोस्तों, गलत। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। और यदि मैं लिख देता हूँ डगर, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। तो हमने लिखा, ये बन गया अपना क्या, ढोल। अब ये बिल्कुल सही है, और ये बन गई अपनी डगर, ये भी बिल्कुल सही है। तुमने क्या देखा दोस्तों कि उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। यदि ऐसा हो रहा है तो शब्द क्या माना जाएगा दोस्तों, गलत माना जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। नियम नंबर 2 पर चर्चा करते हैं दोस्तों। इनका जो नियम नंबर 2 आता है वो यूँ कहता है, नियम नंबर 2 कहता है इनका प्रयोग, किनका, उत्क्षिप्त वर्णों का, इनका प्रयोग शब्द के मध्य, या तो शब्द के बीच में या अंत में होता है। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। अर्थात इनका प्रयोग कहाँ होगा, या तो शब्द के मध्य में होगा या फिर अंत में होगा। तो सुनना दोस्तों, जैसे मैंने लिखा कि शब्द है लड़का, सुनना दोस्तों, लड़का, तो क्या ये लड़का सही है, गलत है दोस्तों। ये शब्द ही क्या है, गलत। अब हम लिखेंगे इसका सही रूप लड़का,
अब ये बिल्कुल क्या हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि इनका प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, या तो शब्द के मध्य में या फिर अंत में। तो हमने कहा कि बिना बिंदी वाले लड़के अशुद्ध होते हैं और बिंदी वाले लड़के क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों, मेरे कहने का मतलब क्या है कि लड़के की बिंदी कब लगेगी, जब उसकी क्या हो जाएगी, शादी। और जब शादी हो जाएगी तो महिला आ जाएगी और वो उसके नाम की बिंदी लगा लेगी और उसको कमरे से बाहर जाने ही नहीं देगी। तो लड़का पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, शुद्ध। दूसरी बात की जाए, यह लड़की जो शब्द है भी क्या है, गलत, ये भी शुद्ध बनेगा लड़की, अर्थात शब्द के मध्य में इनका प्रयोग होगा। आगे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों और भी। तो हमने कहा शब्द है जैसे सड़क, ये जो सड़क शब्द है ये भी क्या है दोस्तों, गलत, शुद्ध क्या होगा, सड़क। अभी बिल्कुल सही, अर्थात दोस्तों सुने, सड़क ये बिल्कुल जो लिखा अपन के द्वारा एक गलत शब्द है, जबकि ये बिल्कुल क्या है, सही शब्द है। सुनना लॉजिक की बात कि सड़क पर जब बिंदी लगाने वाली चीज़ें चलती है तभी सड़क की तरफ ध्यान जाता है, अर्थात सड़क के नीचे क्या आएगी, बिंदी। ध्यान रखेंगे, सड़क पर ध्यान कब जाता है, जब बिंदी लगाने वाली चीज़ें चलती है, अन्यथा सड़क पर कोई ध्यान नहीं जाएगा। तो सड़क पर हमेशा क्या आएगी, बिंदी, तभी वो सड़क सार्थक होगी। और लास्ट बात और करें तो हमने लिखा गढ़, तो दोस्तों ये गढ़ भी क्या है, गलत, क्योंकि गढ़ के भी क्या आएगी दोस्तों, बिंदी आएगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा है दोस्तों कि जितने भी गढ़ों का निर्माण हुआ है वह सब बिंदियों की वजह से, और जितने भी गढ़ों की ऐसी की तैसी हुई है वो भी किन की वजह से, बिंदियों की वजह से। मात्र एक ट्रिक है दोस्तों, ये एक समझने के आधार पर है, तो ध्यान रखेंगे। गढ़ में भी क्या आएगी, बिंदी। तो हमने कहा कि इनका प्रयोग या तो मध्य में होता है या फिर कहाँ होता है दोस्तों, अंत में होता है। ये अपना नियम नंबर कौन सा था, दूसरा। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे नियम नंबर 3 की तरफ। इनका नियम नंबर जो 3 है वो क्या कहता है, सुनना दोस्तों। ये कह रहा है नियम नंबर 3 कि इनका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में नहीं होता है। इनका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में नहीं होता है। यदि कोई अंग्रेजी का शब्द है और उसमें इनका प्रयोग कर दिया जाए तो शब्द भी क्या माना जाएगा, गलत। जैसे शब्द है दोस्तों रोड। अब दोस्तों यदि इस रोड के नीचे बिंदी लगा दी जाएगी तो ये रोड क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि रोड शब्द अंग्रेजी का है दोस्तों, ROAD, और अंग्रेजी के शब्दों में कभी भी उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। तो ये रोड क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा। अब सही है, तो ध्यान रखेंगे कि रोड की बिंदी गिरी, और कहाँ आकर गिरी दोस्तों, सड़क पर, क्योंकि रोड का मतलब अपन सड़क से लेते हैं। तो रोड की बिंदी गिर चुकी है और कहाँ लग चुकी है, सड़क पर, तो रोड के नीचे बिंदी नहीं आएगी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि रोड अंग्रेजी का शब्द है। और देखें शब्द है जैसे बोर्ड, तो बोर्ड भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत, शुद्ध क्या होगा, बोर्ड। और बात करें दोस्तों रेडियो, तो ये रेडियो गलत है, क्योंकि एक तो ये नहीं आएगा और ये यू भी नहीं आएगा। शुद्ध जो उच्चारण होगा दोस्तों वो होगा रेडियो, RADIO। तो कुल मिला के हमने कहा है कि इनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी नहीं होता है। इनका प्रयोग किस में नहीं होता है, अंग्रेजी के शब्दों में भी नहीं होता है। यदि ऐसा हो रहा है तो शब्द क्या माना जाएगा दोस्तों, गलत माना जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया दोस्तों। और इसके बाद में एक नियम पर और चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, सुनना। इनका नियम नंबर 4 कह रहा है कि अनुनासिक वर्णों के साथ भी इनका प्रयोग नहीं होता है। अनुनासिक या नासिक के वर्णों के साथ भी इनका प्रयोग नहीं होता है। अनुनासिक वर्णों के साथ भी इनका प्रयोग नहीं होता है। अनुनासिक वर्णों के साथ भी इनका प्रयोग नहीं होता है। यदि ऐसा हो रहा है दोस्तों तो शब्द ही क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। जैसे बात की जाए अनुनासिक की, अपन सीधा इससे ले लेंगे नासिक के व्यंजनों से कि जिनके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है, वो अनुनासिक या अनुस्वार के नाम से जाने जाते हैं। सुनना दोस्तों, जैसे मैंने कहा शब्द है पंडित, तो ये पंडित शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि अनुनासिक वर्ण हैं और अनुनासिक वर्णों के साथ में उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। तो शुद्ध क्या होगा, पंडित। ये शुद्ध है। आप चाहें तो पंडित से भी लिख सकते हैं अपन,
कोई समस्या नहीं है, ऐसे भी ये सही है। क्यों? क्योंकि ये जो नासिक के वर्ण से आप चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं, यही बात है। तो ये पंडित शब्द क्या हो जाएगा? गलत। और भी आगे बात की जाए दोस्तों तो शब्द है जैसे अंडा, तो ये अंडा भी क्या है? बिल्कुल गलत। शुद्ध क्या होगा? अंडा। और आगे बात करें दोस्तों तो शब्द है जैसे खंड, तो ये खंड भी क्या है दोस्तों? गलत। शुद्ध क्या होगा? खंड। दंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ भी सेम कंडीशन है, ये दंड भी क्या है दोस्तों? गलत। शुद्ध क्या होगा? दंड। तो कुल मिला के हमने क्या कहा है कि अनुनासिक वर्णों के साथ भी इनका प्रयोग नहीं होता है। तो अपन ने किसके बारे में चर्चा की? उत्क्षिप्त वर्णों के बारे में। अगला जो बिंदु आता है अपना आगत ध्वनियाँ। सुनना दोस्तों, आगत ध्वनियों पर यदि अपन चर्चा करें तो अपन यूँ कहेंगे आगत का मतलब आने वाली और ध्वनियों का मतलब ध्वनियाँ। हम सीधा कह सकते हैं दोस्तों कि वे ध्वनियाँ जो मूलतः विदेशी भाषाओं की है और सीधे के सीधे हिंदी में प्रयुक्त होने लगी है, उन्हें आगत ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अपन दो प्रकार की ध्वनियों पर चर्चा करेंगे, विदेशी ध्वनियों पर, जिसे एक तो अपन आगत स्वर के नाम से जानते हैं और एक आगत व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। सुनना दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन आगत स्वर की। आगत स्वर की बात करें तो इसे विदेशी स्वर, इसे मेहमान स्वर और इसे अर्धचंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इसे अपन आगत स्वर, इसे विदेशी स्वर, इसे मेहमान स्वर और इसे अर्धचंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। आगत स्वर, विदेशी स्वर, मेहमान स्वर या जिसे अर्धचंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, ये देखिए दोस्तों, ये अपन कहें तो ये अंग्रेजी का उपसर्ग भी माना जाता है। ये अंग्रेजी का क्या माना जाता है दोस्तों? उपसर्ग भी माना जाता है। ये अर्धचंद्र बिंदु होता है। ये अपन ने इसको देखा तो ये अर्धचंद्र बिंदु होता है। जैसे मतलब ये अर्धचंद्र बिंदु, ये दोस्तों, तो ये आगत स्वर है, आया है विदेशी, क्योंकि विदेशी भाषाओं से आया है। ये मेहमान बनकर आया है तो मेहमान स्वर है। और अर्धचंद्र बिंदु है, ये देखो दोस्तों, आधा चंद्र बिंदु, ऊपर बिंदु नहीं है, केवल चंद्र ही है। तो इसे किस नाम से जानते हैं अपन? आगत स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये अंग्रेजी का उपसर्ग भी माना जाता है। इसके उदाहरणों पर चर्चा करें दोस्तों अपन तो देख, तो अपन लिखते हैं कॉलेज, अपन लिखते हैं नॉलेज, अपन लिखते हैं डॉक्टर। देखिए दोस्तों, ये आगत स्वर, ये आगत स्वर अर्थात वे स्वर जो मूल रूप से विदेशी है और हिंदी में प्रयुक्त होने लगा है, इसे आगत स्वर या विदेशी स्वर या मेहमान स्वर या अर्धचंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। तो आगत ध्वनियों में सबसे पहले अपन ने एक नंबर पर चर्चा की है आगत स्वर की या विदेशी स्वर की। इसका आप इसकी छोड़ ले सकते हैं। दूसरी चर्चा अपन करने वाले हैं विदेशी व्यंजनों पर। दूसरी चर्चा अपन किस पे करने वाले हैं? विदेशी व्यंजनों पर, और जिनकी संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? 5 मानी गई है। सुनना दोस्तों, ये तो अपन ने विदेशी स्वर देखा और अब बात करते हैं अपन विदेशी व्यंजन पर। विदेशी व्यंजन, और इन विदेशी व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? 5 मानी गई है। कौन कौन सी? क, ख, ग, ज और ये फ। और इनके नीचे क्या लग रहा है साइड में? नुक्ता। तो फिर सीधी बात आ जाती है, ये किसके माने जाते हैं? अरबी फारसी की ध्वनियाँ मानी जाती है। किसकी ध्वनियाँ मानी जाती है दोस्तों? ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ मानी जाती है। अर्थात वे ध्वनियाँ जो मूल रूप से विदेशी भाषाओं की है और सीधे की सीधे हिंदी में प्रयुक्त होने लगी है, उन्हें विदेशी ध्वनियाँ के नाम से जाना जाता है। और ये व्यंजन है तो इन्हें विदेशी व्यंजनों के बारे में अपन जानते हैं। ये अरबी फारसी के हैं और इनकी संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? क, ख, ग, ज, फ। इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ अरबी फारसी के इन वर्णों के बारे में, अर्थात इनके उच्चारण में घर्षण ज़्यादा करना पड़ता है। फिर आगे चर्चा करते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो सुनना दोस्तों, क, ख, ग, ज, फ के बारे में यदि अपन बात करें NCERT की, NCERT, तो NCERT के अनुसार जो है वो केवल है ख, ज और फ, ये 3। NCERT के अनुसार कितने माने गए हैं? ख, ज, फ, ये 3 माने
गए हैं। लेकिन हमने कहा अरबी फारसी की ध्वनियाँ क ख ग ज़ फ ये विदेशी व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। यदि इनकी बात करें दोस्तों तो इन्हें अपन जिह्वा मूलीय ध्वनियों के नाम से भी जानते हैं। जिह्वा मूलीय ध्वनियाँ, जिह्वा मूलीय ध्वनियाँ क ख ग ज़ फ को। तो ये विदेशी व्यंजन थे जिनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। तथागत ध्वनियों में अपन ने दो पढ़ा, एक तो अंग्रेजी की ध्वनि पढ़ी जिसे अपन आगत स्वर, मेहमान स्वर, विदेशी स्वर या अर्धचंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं, जो अंग्रेजी का उपसर्ग भी माना जाता है। और दूसरी चर्चा अपन ने की है अरबी फारसी की ध्वनियों पर क ख ग ज़ फ पर, इन्हें जिह्वा मूलीय ध्वनियों के नाम से भी जाना जाता है। और यदि एनसीईआरटी की बात करें तो उन्होंने कितनी मानी है यहाँ पर? 3 ख ज़ और फ। आगे चलते हैं दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट बात बच रही है अपन की वर्णों के बारे में। अब वर्णों पर अपन चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि वर्णों की संख्या कितनी है। सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। अब बात करें दोस्तों, तुम कहेंगे स्वर, स्वर और स्वर कितने थे अपने पास? 11। और हमने कहें व्यंजन, तो व्यंजन कितने थे अपने पास? 33। तो 11 + 33 कितने होते हैं दोस्तों? 44। तो मूल वर्णों की संख्या कितनी आ गई अपने पास? 44। तो मूल वर्ण कितने हो गए दोस्तों? 44 हो गए। एक एक बात को मैं बहुत विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक एक बात को बहुत आराम से, बहुत धैर्य के साथ आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। आप ध्यानपूर्वक देखते रहें, एक एक चीज़ का विश्लेषण करते हुए सारी हिंदी को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, बस धैर्य रखिए दोस्तों। मूल वर्ण, इन्हें साधारण वर्णों के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें साधारण वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। हो गया दोस्तों। आगे चर्चा करें तो फिर अपन ने बात की थी आगे अयोग वाह की, और अयोग वाह जो थे वो थे 2। कौन कौन से थे दोस्तों? अंग और अह। इन पर अपन चर्चा कर चुके हैं। फिर इसके बाद में अगर आगे बढ़ें तो फिर आते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, और संयुक्ताक्षर कितने थे दोस्तों? 4। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज और स्र। और फिर इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों तो उत्क्षिप्त, या जिन्हें अपन ताड़न जात कहते हैं, ताड़न जात, ये कितने थे दोस्तों? 2। टोटल इनकी बात करें तो हम कहेंगे कि 44 + 2 + 4 + 2 ये बराबर कितने हो जाते हैं दोस्तों? 52 हो जाते हैं। तो फिर हमने कहा कि कुल वर्ण कितने हैं, तो फिर बात आती है 52। कुल वर्ण कितने हैं दोस्तों? 52। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों कि वर्णों की संख्याओं का निर्धारण 56 भी किया गया है। कैसे हैं 56, उन पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो हमने कहा है 56 की यदि अपन बात करें कि, तो हमने कहा कि विदेशी व्यंजन, विदेशी व्यंजन, और वो कौन से पढ़े थे अपन ने? 5 क ख ग ज़ फ। लेकिन उन 5 में से अपन केवल 3 को ही लेंगे दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी ने कितने माने? वहाँ पर 3 माने। एनसीईआरटी ने कितने माने हैं? 3 माने हैं दोस्तों। कितने हो चुके हैं ये? 52। और इस 52 के बाद में यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, तो 52 के बाद में जो आते हैं वो है विदेशी वर्ण, विदेशी व्यंजन, एक सेकंड के लिए, विदेशी व्यंजन। और विदेशी व्यंजन कितने थे दोस्तों? 3 थे, और एक था कौन सा? विदेशी स्वर। देखिए दोस्तों, यहाँ अपन चर्चा करें तो विदेशी व्यंजन जो है वो 3 ही थे एनसीईआरटी के अनुसार। कौन कौन से थे वो 3? सुनना, ये ख, ये ज और ये फ, ये विदेशी व्यंजन। और एक थी विदेशी स्वर। एक कौन सा था? विदेशी स्वर। वो कौन सा था? अ। ये विदेशी स्वर। तो अपन यहाँ विदेशी व्यंजन ना लिख के विदेशी वर्ण लिखते हैं दोस्तों। विदेशी वर्ण, सुनना दोस्तों, ये विदेशी वर्ण अर्थात 3 तो एनसीईआरटी ने माने और एक था आगत स्वर। तो 3 और 1 कितने हो गए दोस्तों? ये 4। ये 3 और 1 कितने हो गए दोस्तों? 4। तो हम कुल बात करेंगे कि विदेशी वर्ण कितने हैं? 4। देखो दोस्तों, तो विदेशी वर्णों में इन 52 कुल वर्णों को जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे? 56। तो ये जो संख्या है ये आ जाएगी मानक वर्ण। मानक वर्ण जो है वो कितने माने गए दोस्तों? 56 माने गए। तो मानक वर्णों की संख्या कितनी आ जाती है दोस्तों? वो अपने सामने क्या आ जाती है? 56। इन्हें अपन मानकीकृत वर्णों की संख्या के नाम से भी जान सकते हैं। इन्हें किस नाम से जान सकते हैं अपन? मानकीकृत वर्णों की संख्या। अपन लिख सकते हैं कि मानकीकृत
वर्णों की संख्या की यदि बात की जाए, मानकीकृत वर्णों की संख्या पर यदि चर्चा की जाए तो फिर कितनी आ जाती है दोस्तों? 56 आ जाती है, क्योंकि इसमें 4 विदेशी वर्णों को जोड़ दिया जाता है, जिसमें 3 तो विदेशी व्यंजन है और एक विदेशी स्वर है, जिसमें अ और ख, ज और य, फ। इस प्रकार अपने पास वर्णों की संख्या कितनी आ गई? 56। वो उसके प्रश्न पूछने की प्रकृति के ऊपर आधारित होता है कि किस प्रकार से अपन को प्रश्न अपने सामने प्रस्तुत करता है। देखिए दोस्तों, स्वर अपने पास 11 थे, व्यंजन 33 थे, तो इन दोनों को मिलाया तो जो मूल वर्ण आए, जो साधारण वर्ण आए, उनकी संख्या कितनी थी? 44। अयोग, वा, दोते, अंग और अह। संयुक्ताक्षर अपने पास 4 थे, क्ष, त्र, ज्य और स्र, और फिर उत्क्षिप्त या ताड़न जात जो थे वो 2 थे। इस प्रकार कुल वर्ण जो आए वो कितने आ गए? 52। फिर हमने कहा विदेशी वर्ण एनसीईआरटी के अनुसार 3 थे, ख, ज, फ, और एक विदेशी व्यंजन, तो विदेशी वर्ण कितने हो गए? 4। तो 52 और 4 कितने हो जाते हैं? 56। तो मानक जो वर्ण है वह कितने हो गए? 56। अर्थात मानकीकृत वर्णों की संख्या के बारे में यदि चर्चा की जाती है दोस्तों, तो फिर वो कितने आ जाएंगे? 56। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से दोस्तों। हो गया दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे स्वरों की मात्राओं के आधार पर। आने वाली क्लास में शब्दों की गणना पर अपन चर्चा करेंगे, स्वरों की मात्राओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने जो भी ये तथ्य रख रहा हूँ पूर्ण रूप से विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप धैर्यपूर्वक सारी की सारी चीज़ों को लिखने में न लगें, इन्हें समझने में अपना पूर्ण रूप से ध्यान यहीं पर लगाएं। बाकी पूरी की पूरी व्याकरण को मैं बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से, धैर्यपूर्वक आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।